नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी है आज। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के तमाम नेता कैंप में मौजूद है। ट्रेनिंग कैंप के बाद शाम को राहुल गांधी सरोवर पर आरती में शामिल भी होंगे। इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो राहुल गांधी का आज कुरुक्षेत्र दौरा है। तस्वीरें भी सामने आई है। शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है और चुनाव लड़ने की रणनीति सिखाना है। किस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर तैयारियां तेज होगी। इस शिविर में हरियाणा के 32 और उत्तराखंड के 27 कांग्रेस जिला अध्यक्ष और उनके साथ साथ राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज राहुल गांधी कुरुक्षेत्र के दौरे पर है। तस्वीरें भी सामने आई है। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र दौरे पर राहुल गांधी संगठन को मजबूती दिलाने के लिए वो हरियाणा आए हैं, कुरुक्षेत्र आए हैं और काफी दिनों से, काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही थी राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर। एक तरह से कांग्रेस को लगातार जो हार मिल रही है उसको देखते हुए लगातार इस तरीके के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान कांग्रेस के तहत जो है लगातार जो है इस तरीके के अभियान तेज किए जाते हैं। इसी दिशा में हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। हरियाणा में जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी का आज मंथन होगा। पार्टी को और मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से काम करना है, ये इस जो संगठन मजबूती के लिए आज का दौरा खास है राहुल गांधी का। तो कुरुक्षेत्र दौरे पर आज राहुल गांधी, आपको बता दें कि हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको देने, तस्वीरें भी सामने आई है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के तमाम नेता कैंप में मौजूद है। तमाम बड़े चेहरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी का मंथन है आज। तो देखिए, खबर खास है। आज राहुल गांधी कुरुक्षेत्र दौरे पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रजन्य जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। प्रजन्य, क्या कुछ जानकारी है राहुल गांधी के दौरे को लेकर? कौन कौन मंत्री पहुंच चुके हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र में चल रहे 10 दिवसीय जिला अध्यक्ष के जो प्रशिक्षण कैंप है उसमें अभी गांधी जो जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें राहुल गांधी जो है उनको उनके साथ जो है लगातार बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने जो है जिला अध्यक्ष और उनके परिवारजनों से जो है कहीं ना कहीं एक एक कर जो है मुलाकात की, उनके साथ जो है चित्र खिंचवाए। उसके बाद जो है अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर जो है फिलहाल राहुल गांधी जो है जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनको प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है उसमें जो है उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पार्टी को मजबूत किया जाता है, जन जन तक जो है पार्टी की नीतियां। बिल्कुल, सृजन और तैयारियां किस तरीके से हैं, थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रजन्य हमारे साथ प्रॉपर तरीके से उन्हें आवाज नहीं आ पा रही है। तो देखिए, हरियाणा में आज जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी का मंथन है। हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी का आज कुरुक्षेत्र दौरा है, तमाम तैयारियां हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। सर, आज राहुल गांधी जी का कुरुक्षेत्र दौरा है। 13 तारीख से लगातार कैंप चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर है उत्तराखंड और हरियाणा का। उसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें लगातार 10 दिन तक बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े प्रशिक्षित जो ट्रेनर हैं उन्होंने दिया कांग्रेस के इतिहास से लेके कांग्रेस की आज़ादी का योगदान, देश की तरक्की में योगदान को लेकर, और अब कांग्रेस की आगे क्या भूमिका हो इसके लिए जो प्रशिक्षण शिविर है, क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं कि भविष्य में किस प्रकार से ये कारागार से? देखिए, जिस प्रकार देश के संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, देश के प्रजातंत्र को नहीं माना जा रहा, ऐसे में कांग्रेस की बहुत एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका है और अपने जिला प्रधानों को प्रशिक्षित करके इसे बूथ स्तर पर लेंगे ताकि देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े।
ये हमारे साथ विधायक अशोक अरोड़ा जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया। कुरुक्षेत्र से लिविंग इंडिया के लिए परजन गौड़। मानेसर से अगली खबर है। मानेसर में बजट पर अहम चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि स्टार्टअप, आईटी और आईटीएस उम्मीदवारों के बजट पर चर्चा सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। इसी के साथ ही संतुलित और समावेशी बजट बनाना बैठक का उद्देश्य है। किस तरीके से बजट को अच्छे से बनाया जाए, ये इस बैठक का उद्देश्य रखा गया है। बजट को रोजगार मुखी और उद्योगों के लिए सकारात्मक बनाने पर भी मंथन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर युवाओं के लिए खास है, बजट की तैयारी की जा रही है। मानेसर में बजट पर अहम चर्चा हो रही है। स्टार्टअप, आईटी हब्स के लिए एक अच्छा मौका, संतुलित और समावेशी बजट बनाना इस बैठक का उद्देश्य है। अच्छे से बजट को बनाया जाए, ये इस बैठक का उद्देश्य रखा गया है। तो इसी के साथ ही अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में फिर बजेगा चुनाव का बिगुल। जी हां, हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की मंजूरी दी गई है। 9 जनवरी को आयोग ने पत्र लिखकर मांगी थी मंजूरी। 3 नगर निगम और 1 नगर परिषद में चुनाव होगा। तो बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है। 3 नगर पालिकाओं सहित कुछ जगहों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। 3 नगर निगम और 1 नगर परिषद में चुनाव होगा। बड़ी और खास जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। नगर निगम के चुनाव जल्द हो सकते हैं, जिसका बिगुल बजा है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की मंजूरी मिल गई है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में फिर बजेगा चुनाव का बिगुल। 9 जनवरी को आयोग ने पत्र लिखकर मंजूरी इसकी मांगी थी, जिसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा में फिर से चुनाव का बिगुल बजेगा। तो देखिए, खास जानकारी है। 3 नगर निगम और 1 नगर परिषद में चुनाव होने हैं। हरियाणा में फिर से बिगुल बजेगा, चुनावी बिगुल बजेगा। खास जानकारी, हरियाणा में फिर बजेगा चुनाव का बिगुल। इस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है, क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने जो है वह मंजूरी दे दी है। हालांकि 9 जनवरी को राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जो है मंजूरी के लिए जो है एक रिक्वेस्ट डाली गई थी कि निकाय चुनाव जो है उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, जिसको अब हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 3 जगहों पर जो है नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर अंबाला, पंचकूला और सोनीपत जो है वहां पर नगर निगम के जो है चुनाव होने हैं। इसी को लेकर जो है मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 जगहें और है। 7 शहरी निकायों में का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो चुका है और वहां के लिए भी जो है मंजूरी दे दी गई है। यदि बात की जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है कांग्रेस से जब इस चीज को लेकर बात की गई तो कांग्रेस का कहना भी यही था कि वे अपने सिंबल पर जो है इस बार चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनका प्रशिक्षण शिविर भी जो है वो भी लगातार जारी। तो ये कहा जाता है इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां जो है इसको लेकर अपनी शुरू पहले ही कर दी थी और जिस प्रकार से अब मंजूरी जो है सरकार द्वारा दे दी गई है तो बहुत ही जल्द इसकी तारीखों का भी ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपको बता दें कि यदि बात की जाए इसी को लेकर जो जिला उपायुक्त हैं, करीब 12 जिला उपायुक्तों को जो है इसको लेकर एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। उनको जो हिदायतें जारी की गई हैं, जिसके अंदर अंबाला, पंचकूला, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर के जिला उपायुक्तों को जो है निर्देश जारी किए गए हैं कि वो वहां पर जो है प्रॉपर जो स्टाफ है वो उपलब्ध कराए ताकि जो ये चुनाव है ये प्रॉपर तरीके से कराए जा सके। तो ये कहा जा सकता है अब हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और बहुत ही जल्द उसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। फिर भी मृदुल, कयास क्या लगाए जा सकते हैं कि तारीखें कितनी ये फाइनल होगी या किस महीने में चुनाव करवाए जा सकते हैं? कोई कयास लगाया जाए अगर? जी बिल्कुल, यदि तारीखों की बात की जाए तो तारीखें जो है करीब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तारीखें करीब मार्च के एंड में या फिर जो अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर जो है ये चुनाव जो है करवाए जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है बहुत ही कम समय जो है अब वो उसके लिए रह गया है। लेकिन देखने वाली बात ये रहती है
कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो इसको लेकर क्या कुछ तारीखें निकालता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि मार्च का एंड या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग के अंदर जो है ये चुनाव कराए जा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया मिदुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, खास जानकारी है, चुनाव होंगे हरियाणा में फिर से बिगुल बच चुका है। यहाँ पर मंजूरी मांगी गई थी 9 जनवरी को, और आपको बता दें कि 3 नगर निगम और एक नगर परिषद में ये चुनाव होना है। मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल की शुरुआत में चुनाव हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब आरती राव का बयान आपको सुनवाएंगे। मानेसर में गरजी है आरती राव। भाषण में पिता की ईमानदारी का गुणगान करती नजर आई बेटी। राव इंद्रजीत की विरासत पर दावेदारी ठोकी गई, चुनाव कहीं से भी लड़े। उन्होंने कहा है कि दक्षिण हरियाणा में सरदारी उनकी ही रहेगी, चाहे वो चुनाव कहीं से भी लड़े। दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत का हमेशा से ही लोगों ने, जनता ने साथ दिया है, ये भी उन्होंने कहा है। तो देखिए, मानेसर में आरती राव ने अपने पिता के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिता कहीं से भी चुनाव लड़े, जीत उनकी ही तय है। दक्षिण हरियाणा में सरदारी उनकी ही रहेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। जब बात होती है राव साहब की, राव साहब 6 बारी लोकसभा के मेंबर बने, और ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में आज तक 6 बारी कोई सांसद बना ही नहीं, और वो भी जीत कर। ये नहीं कि नॉमिनेटेड सांसद बना हो, जीत कर कोई 6 बारी सांसद नहीं बना। ये आप सबकी देन है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी जब राव साहब कुछ कहते हैं तो सारे के सारे हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि राव साहब ने अपने 45-50 साल की राजनीति में सबसे बड़ा नाम जो कमाया है वो ईमानदारी का कमाया है, वो सच्चाई का कमाया है, और वो कभी फिजूल की बातें नहीं करते। राव साहब हमेशा अपने लोगों के साथ, उनके सामने एक कवच बन के खड़े रहते हैं। वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनकी सच्चाई, उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला एक ईमानदार सिपाही, उनके सेनापति उनके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। वहीं अब खबर रोहतक से है। रोहतक में भाऊ गैंग के शूटर का एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से घायल हुआ शूटर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ और शूटर अमन की बीच में यहां पर मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से बदमाश अमन घायल हो गया। हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर की थी फायरिंग, और इस पूरे मामले में आरोपी जो है पकड़ा गया है। रोहतक में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे काबू कर लिया है, और इसी के साथ ही पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती करवाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? देखिए, कल देर रात सूचना मिली थी कि एसटीएफ को कि जो भाऊ गैंग का गैंगस्टर है वो अमन नाम है, उनके शापला के पास की सूचना मिली थी। तो एसटीएफ वहां पहुंची तो जो अमन था गैंगस्टर, उसने पुलिस एसटीएफ पर फायरिंग की, तो एसटीएफ की भी उससे फायरिंग की गई। तो उसको फायरिंग में अमन को पैर में गोली लगी, और जिसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया। तो अब बताया जा रहा है कि ये इनामी रोहतक पुलिस की तरफ से 20,000 रुपए का इसमें इनाम भी रखा हुआ था, और जिससे ये काफी दिनों से छिपता घूम रहा था, जिससे सूचना पर कल एसटीएफ में अमन के साथ मुठभेड़ हुई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहित। तो रोहित, आपको बता दें कि यहाँ पर रोहतक से ये खबर सामने आई है, जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। रोहतक में भाऊ गैंग से जुड़ा ये शूटर बताया जा रहा है, जिसका एनकाउंटर कर लिया गया है। एक वांछित अपराधी पकड़ा गया, एक तरह से कहा जा सकता है।
वहीं हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षाओं में कृपाण और मंगलसूत्र को अनुमति दे दी गई है। बड़ी जानकारी है, सभी यहां पर छात्रों के लिए भी सरकार ने जारी किया है दिशा निर्देश। आपको बता दें कि असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जारी की गई है अधिसूचना। ये जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ये जारी की गई है विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों में शामिल होने वाले सिख विद्यार्थियों और साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ही कृपाण पहनने, साथ ही अपना जो मंगलसूत्र है वो भी ले जाने की अनुमति दे दी गई। इस दिशा निर्देशों के अनुसार कृपाण की कुल लंबाई जो है 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उसकी जो धार है उसकी लंबाई भी 6 इंच से अधिक ना हो। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले ही रिपोर्ट करने की भी सलाह दे दी गई है। वहीं अब खबर पानीपत से है। पानीपत पहुंची हरियाणा विधानसभा कमेटी ने पानीपत जेल का दौरा किया। कमेटी ने जेल परिसर की प्रशंसा भी की है। 5000 कैदी है जो कि रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं। 12 जिलों में रेडियो स्टेशन भी यहां पर संचालित किए जा रहे हैं जेल से। कमेटी ने जेल प्रशासन को कई सुझाव दिए हैं। जेल निरीक्षण के दौरान कमेटी के सदस्यों ने जेल में बंद बंदियों और कैदियों से बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना है। इस दौरान कमेटी में महिला वार्ड और साथ ही क्रैच वार्ड, अस्पताल, सिलाई केंद्र और अन्य कार्यस्थलों का भी निरीक्षण किया गया है और उसके बाद उनकी प्रशंसा भी की गई। देखिए, यहाँ पे जो यूथ अफेयर्स कमेटी है ये यहाँ पर जेल का निरीक्षण करने आया है, सिवा जेल जो हमारे पानीपत में है। और क्योंकि युवाओं का मामला इससे जुड़ा हुआ है, उसमें सब चीज़ों को देखने के लिए माननीय डीजीपी साहब भी जो हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, सभी अधिकारीगण भी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो युवा से संबंधित है, उसके विषय में ये कमेटी आज एक इंस्पेक्शन के रूप में यहाँ पर आई है। ये नशे के प्रति तो पूरी सजग रही है हमारी सरकार। कई सारे कार्यक्रम ऐसे किए हैं जहाँ पे युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित भी करने की कोशिश की गई है और कई सारे जो है ऐसे अवसर प्राप्त हुए हैं जहाँ पर जो है खेल के प्रति उनका जो है ना भावना भी बढ़ी है, उनके प्रति जो है वो भी बढ़ा है। लेकिन और रोज़गार की बात रही, उसमें भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पे जो सरकार जो है प्रोत्साहित करती है हमारे युवाओं को कि वो अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी बने, कुछ अपना सेल्फ बिजनेस भी खोलें। बहादुरगढ़ पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। आपको बता दें कि DUSU अध्यक्ष आर्यन मान को बधाई उनकी तरफ से दी गई है। राजनीति में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही आर्यन मान ने भाजपा और ABVP का गौरव भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नए अध्यक्ष नितिन नबीन को भी यहाँ पर चुना है, जो कि एक युवा है और इसी युवा शक्ति के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन में ही भाजपा और ABVP मिलकर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। युवाओं का बहुत भविष्य है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी लोगों को, युवा, महिला, गरीब और किसान, इन 4 वर्गों में बांट के देखा है। और उन्होंने अभी तो युवाओं के लिए 1 लाख युवाओं को पॉलिटिक्स में आने का निमंत्रण दिया है जिनके घर में पहले से कोई नेता ना हो। तो इस स्थिति में भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन जी एक युवा बने हैं। 45 साल की पार्टी हुई, 45 साल के हमारे अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। तो अभी हम लोग उनको पदासीन करने के बाद इधर का रास्ता बहादुरगढ़ आए हम लोग। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारा जो संगठन है ABVP, ये तीनों एक बहुत ही फोकस तरीके से देश को कैसे 2047 तक विकसित कर देना है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तावड़ू में DTP का सख्त एक्शन देखने को मिला है। सोना रोड पर बाईपास पर बुलडोजर एक्शन
नजर आया। आपको बता दें कि डीटीपी के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम किया गया है, पीला पंजा चलाया गया है। ताबड़ू क्षेत्र में प्रशासन ने ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए ये कदम उठाया है। बड़ा कदम उठाया गया है। ताबड़ू शहर और सदर थाना क्षेत्र में डीटीपी विभाग द्वारा नू पुलिस के सहयोग से व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान कई अतिक्रमणों को यहां से हटाया गया है। पीला पंजा चलाकर एक्शन लिया गया। भाई साहब गलत कर रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, गैर कानूनी जमीन बना रखे। ये जमीन मालिक भी है, रजिस्ट्री की जमीन है, हम तो किराएदार है ना। हमारे जी हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है, हम और का नुकसान ना हो। महीना में चौथी बार टूट गया है, ठीक है जनाब। इतना अत्याचार क्या हो रहा है? अतिक्रमण में नहीं है, रजिस्ट्री की जमीन है जी। जमीन रजिस्ट्री की, अतिक्रमण की जमीन नहीं है जी। अब कहाँ ले जाए बताओ जी? छोटे छोटे बच्चे कहाँ ले जाए? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बताओ वो कहाँ से पढ़ पाएंगे? बताओ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? अनपढ़ रहेंगे, चोरी डकैती करेंगे, सही है कि नहीं है? ये रजिस्ट्री की जमीन है, अगर ये सरकारी जमीन होती तो खूब तोड़ता, हमें कोई दुख नहीं है। देखिए आपके संज्ञान में मैं लेना चाहूँगा, ये कंट्रोल एरिया में है और मेन एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे केएमपी पे भी और यहाँ पे भी बहुत सारी शिकायतें हैं। अवैध निर्माण जिसके ढाबे बड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे ट्रक्स वाले रुकते हैं, जिनकी एवज में यहाँ पे और भी कुछ एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। आज जो है दोबारा से ये माननीय उपायुक्त महोदय नूह के आदेशानुसार जो है ये दोबारा से कार्रवाई की जा रही है। आज आपके संज्ञान में फिर दोबारा से लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो है आम पब्लिक को भी ये निर्देश है, रिक्वेस्ट है कि दोबारा से यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़, ढाबे के कल्चर जो है वो ना करें। यदि करते हैं फिर दोबारा से होगी और इंडिविजुअल के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। तो आप सभी से जो है, जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, सबसे निवेदन ये है कि यहाँ पे इस तरह के अवैध ढाबे का निर्माण ना करें और दोबारा से करते हैं तो इंडिविजुअल की एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में अलर्ट जारी हो गया है। बात करेंगे मौसम की। 23 जनवरी को भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। 22 से 24 जनवरी तक प्रदेश में बिगड़ेगा मौसम। 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तापमान में भारी गिरावट आएगी। 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट तापमान में आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में 22 से 24 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके चलते पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इसकी जानकारी। देखिए एक बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हिमाचल प्रदेश को 22 जनवरी की रात से प्रभावित करने वाला है और इसका असर लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें 24 जनवरी की सुबह या दोपहर तक लगातार देखने को मिलेगा, जिनमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश जो है 22 तारीख की मिडनाइट से चालू होगी और 23 जनवरी की शाम तक देखने को मिलेगी। वहीं पर हाई हिल्स में जो है बर्फबारी जो है वो हमें 23 तारीख की अर्ली मॉर्निंग आवर से लेकर के 24 तारीख की सुबह तक रुक रुक के देखने को मिलती रहेगी, जिनमें से मुख्य रूप से जो हमारा लाहौल स्पीति जिला है और चंबा और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं 23 जनवरी को। और वहीं पे अगर हम ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला की बात करें तो वहाँ पे भारी बारिश की भी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं 23 जनवरी को। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेणुका जेब बांध विस्थापियों का आरोप है, विस्थापियों का सरकार पर अनदेखी का आरोप है। हमारी अनदेखी हो रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। डीसी से मिलने के लिए रेणुका जेब बांध के विस्थापित पहुंचे हैं। मांगे पूरी ना होने पर शुरू नहीं होने देंगे नए बांध का निर्माण, ये भी उन्होंने कहा है। आक्रोश कहीं ना कहीं जताया गया है। मांगे पूरी ना होने पर सीएम उन्होंने कहा है कि सीएम आवास का हम घेराव करेंगे। डिमांड से सर, जैसे हमारी हाउसलेस की लिस्ट है वो 95 फैमिलीज़ की डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो अभी बाकी फैमिलीज़ बची है उन लोगों की अभी जो है हाउसलेस लिस्ट जारी नहीं हुई है। एक हमारी जो 95 फैमिली की सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ग्रांट के लिए हाउस जिनके ग्रांट मिलनी थी, वो उन्होंने कहा था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे दीजिए, हम आपको ग्रांट जो है रिलीज़ करवा देंगे। वो भी लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, साल होने वाला है, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई ग्रांट रिलीज़ नहीं उन्होंने की है। हमारा जो ज़मीन उन्होंने एक्वायर की है उसकी हमारी जो एक मांग है कि उसकी डिमार्केशन की जाए
कितनी लैंड इन्होंने कहाँ तक इन्होंने डैम में जो है ज़मीन एक्वायर की है। और बाकी जो हमारा ग्रांट जो हमारे 2008 से लेके अभी तक जो भी ग्रांट उन्होंने 2008 में डिक्लेयर की थी, उस ग्रांट को एक बार दोबारा से रिवाइज किया जाए, क्योंकि अब 15-17 साल बाद भी आप यही ग्रांट हमें दे रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी और भी हमारी इसमें जो हमारा मांग पत्र है उसमें दी हुई है। तो बांध विस्थापियों ने अपना यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो बड़ी यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।